आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका मीनिंग करेंगे, फंक्शन करेंगे, इम्पॉर्टेंस करेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए हमें ये चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स इज़ अ न्यूमेरिकल डाटा रिलेटेड टू फैक्ट्स। ये कोई भी न्यूमेरिकल डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा जो कंपेरेबल हो, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेटेड होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा से रिलेटेड नहीं होता। अब इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉले, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स हैं फैक्ट्स की, मतलब सच्चाई की। इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, मतलब किसी भी टॉपिक पे डाटा हो सकता है। इन रिलेशन टू ईच अदर, इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब है स्टैटिस्टिक्स हमेशा किसी के रिलेशन में पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके मार्क्स आए 100 में से 70, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। आपके फ्रेंड के मार्क्स आए 100 में से 80 और आपके 70 आए, ये स्टैटिस्टिक्स है। कंपेयर करना स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। एक इंसान को आइसोलेशन में नंबर दे दिए, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ। सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ a quantitative or numerical data related to factual information which can be further used for research and inferences। मतलब ये एक ऐसा न्यूमेरिकल डाटा है जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताता है और जिसको आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से कंपेयर कर सकते हो, और ये रिसर्च और इन्फ्रेंसेस के लिए यूज़ होता है। इन्फ्रेंसेस अनुमान लगाना, रिसर्च करना कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन एंड स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। तो एज अ प्लूरल नाउन इट मीन्स इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल और नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा। तो अगर आपको सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसे कहते हैं प्लूरल नाउन। ये बात आपको याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। और स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा कलेक्ट कैसे होता है, डाटा क्लासीफाई कैसे होता है। क्लासीफाई मतलब डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करना है डाटा को। प्रेजेंटेशन, टेबल डायग्राम वगैरह कैसे बनते हैं। एनालिसिस मतलब मीन मीडियन मोड कैसे निकलता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा मतलब ये सारी टेक्निक्स जिससे हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उसका एनालिसिस करके इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये सारा का सारा जो टेक्निक्स हैं उसे स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाता है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब भी आपको फीचर्स का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, जो मैंने पीछे मीनिंग और डेफिनेशन लिखी है वो ऐड करनी है इसमें, क्योंकि 3-4 लाइंस की मीनिंग और 1-2 लाइन की डेफिनेशन लिखोगे, आपके फुल नंबर आने के चांसेस रह जाएंगे, ठीक है। चांसेस रह जाएंगे नहीं, मतलब चांसेस हो जाएंगे। तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर है इसका कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट अ स्टडी ऑफ सिंगल और इंडिविजुअल यूनिट। ये सिर्फ एक की स्टडी नहीं है, ये एक से ज़्यादा की स्टडी है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स, तो ये एग्रीगेट की स्टडी है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास टीचर है, अगर क्लास में एक ही स्टूडेंट होगा तो वो कभी डाटा मेंटेन नहीं करेगी अटेंडेंस का या रिपोर्ट कार्ड का। उसे पता है भाई फेल है या पास है। वो डाटा मेंटेन क्यों किया जाता है? क्योंकि एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, क्योंकि बाद में कंपेयर करना है कि तुम तो इतनी परसेंटेज लेके आए हो, दूसरा इतनी परसेंटेज, या तुम्हारी अटेंडेंस इतने परसेंट है, दूसरे की इतनी है। तो एक से ज़्यादा आइटम होगी, उसी पे स्टैटिस्टिक्स लागू होगा, एक पे नहीं होगा। तो थर्ड मैंने एरो मार के लिखा है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोर देन वन एंड नॉट इंडिविजुअल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर की फॉर्म में होगा। क्वांटिटेटिव डाटा एंड नॉट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टैटिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव डाटा होता है मतलब हाइट, वेट, कोई भी मार्क्स किसी सब्जेक्ट में, इस टाइप का जो क्वांटिटेटिव डाटा है, दो से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, वही स्टैटिस्टिक्स होता है। क्वालिटेटिव डाटा जैसे ईमानदार, मोटा, पतला, गरीब, अमीर, इस टाइप की लव अफेक्शन, क्वालिटी वाली जो चीज़ें हैं वो स्टैटिस्टिक्स कंसिडर नहीं करता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। थर्ड है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जब भी स्टैटिस्टिकल डाटाज आते हैं उनका एक कारण नहीं होता। तो मैं पढ़ूंगा, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर और वी कैन से दैट इट इज़ अफेक्टेड बाय और इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी आपके पेपर होते हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं तो घर वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं
कि तुम पढ़े नहीं इसलिए तुम्हारे नंबर कम आए, मगर उनको ये नहीं पता कि जो आपका स्टैटिस्टिकल डाटा आया है, रिजल्ट आया है, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ की वजह से है। पहला, पढ़े नहीं, दूसरा मेहमान आ गए, तीसरा बीमार हो गए, चौथा आपको मेमोराइज़ करने में दिक्कत आ रही है, पांचवा आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है, आपने लेक्चर नहीं लगाए, ट्यूशन क्लासेस नहीं ली, या घर में पढ़े नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं की, या पेपर से एक दिन पहले आपको बुखार चढ़ गया। कई रीज़न्स हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के, सिर्फ एक रीज़न नहीं होता। ठीक है। अब जैसे हमारे कंट्री में गरीबी है तो सिर्फ एक ही रीज़न थोड़ी ना है कि भाई पैसे नहीं है, ये रीज़न तो नहीं है, कई रीज़न है। नौकरियां नहीं है, गवर्नमेंट जीडीपी नहीं बढ़ा रही, नेशनल इनकम लो है, इन्वेस्टमेंट लो है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा के पीछे। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है एक्यूरेट तो होता है स्टैटिस्टिक्स, बट इट डजेंट मीन कि वो 100% एक्यूरेट होगा। 100% एक्यूरेसी की जो उम्मीद है वो नहीं लगानी चाहिए। अब इसमें लिखा है नॉट 100% एक्यूरेट, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि हमारा पर्पज़ क्या है इन्वेस्टिगेशन का, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि हमें कितना रॉ डाटा मिला, उसी के हिसाब से हम उसको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी अपनी सिटी में रहते हैं और आपने वहाँ की एवरेज इनकम देखनी है, तो फॉर एग्जांपल इंडिया की एवरेज इनकम है 90,000, ठीक है, 90,000 रुपीज़ एवरेज इनकम, मतलब पर कैपिटा इनकम। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक इंसान की तनख्वाह 90,000 है? नहीं, क्योंकि वो तो एवरेज इनकम है। किसी की 2-2 करोड़ होएगी, किसी की 10 रुपये होएगी, तो एवरेज निकल रही है ना ये। तो स्टैटिस्टिक्स में रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, 100% एक्यूरेसी नहीं होती। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। मतलब जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में आपस में रिलेशनशिप निकालते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इंटर रिलेशन की स्टडी करनी होती है। एक ही चीज़ के डाटे को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। तो इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, सच न्यूमेरिकल्स अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जो म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं और दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और उनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि भाई टाटा के पास इतने पैसे हैं और रिलायंस के पास इतने पैसे हैं, या फिर फेसबुक वाले ओनर के पास इतने पैसे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर के पास इतने पैसे हैं। तो दो चीज़ें होनी चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। ठीक है। तो अगर दो चीज़ें नहीं होंगी, अगर मैं सीधा आइसोलेशन में कहूँ कि फेसबुक वाला इतना अमीर हो गया, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि हम इसको किसी के साथ रिलेशन में नहीं पढ़ रहे। फिफ्थ पॉइंट है प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। मतलब जब भी आप स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करने लगते हो, आपको पर्पस पहले का पता होता है। अगर आपको पर्पस नहीं पता तो ये समझ लो कि स्टैटिस्टिक्स ख़त्म है, स्टैटिस्टिक्स आप कर ही नहीं सकते। ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट पर्पस विल ओनली बी ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि आप अपनी लोकेलिटी में ये देखिए कि 10वीं पास कितने, 10th पास कितने लोग हैं, उनका डाटा इकट्ठा कीजिए। तो आपको एक मकसद मिल गया ना कि मैंने 10th पास का डाटा इकट्ठा करना है, या कंजम्पशन के ऊपर स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करनी है, किसी और टॉपिक के ऊपर डाटा को इकट्ठा करना है। बट अगर आपके पास कोई मकसद ही नहीं होगा, मैं आपको कहूँ जाओ डाटा इकट्ठा करो, आपको कौन सा डाटा, कैसा डाटा, अगर कोई डाटा ले भी आओगे तो उस पर रिसर्च क्या करेंगे हम, खुद सोचो। तो आपको पहले का ही मकसद पता होना चाहिए कि किस मकसद, किस पर्पज़ के लिए डाटा को इकट्ठा किया जाएगा। फिर 7th पॉइंट आ जाता है एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। जो स्टैटिस्टिक्स है उसको जो एनुमरेटर होते हैं, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो उसको एस्टिमेट करते हैं हमेशा। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्टैटिस्टिक्स में भी कलेक्टेड बाय एनुमरेशन और द सेम बी एस्टिमेटेड। डाटा एस्टिमेट भी किया जाता है। इन केस द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन में बी हेल्पफुल। फॉर एग्जाम्पल, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, मैंने एक पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर पता लगाना है कि वो एक दिन में कितना कैलोरीज खाना खाते हैं। तो मैं हर एक इंसान को पकड़ पकड़ के उसको पूछ तो नहीं सकता कि कितनी कैलोरीज खाई। तो मैं क्या करूँगा, सैंपल ले लूँगा, सैंपल लेके 10-15 के सैंपल लेके उसमें डाटा इकट्ठा करूँगा, और एनुमरेटर के पास जाके या फिर सीधा एनुमरेटर को कहूँगा कि तुम डाटा इकट्ठा कर लो। एनुमरेटर एक ऐसा पर्सन है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और वो काम अच्छे तरीके से डाटा का कर देगा। तो वो डाटा इकट्ठा करेगा सारा का सारा, या मैं उसको डाटा प्रोवाइड करूँगा, वो एनालिसिस निकालेगा, मीन मीडियन मोड जो भी उसका जो भी एनालिसिस करेगा, और बाद में मुझे डाटा को एस्टिमेट करके दे देगा कि सैंपल का डाटा तो ये निकलता है और इसके हिसाब से पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, पॉपुलेशन का डाटा ये होना चाहिए। तो डाटा ज़्यादातर एस्टिमेट किया जाता है और या फिर एनुमरेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ये जो डाटा होता है, इसको डाटा को इकट्ठा करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है।
ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कर दो डाटा। ये सिस्टमेटिक तरीका होता है, और ये सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है ये नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले, बिफोर कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। डाटा को इकट्ठे करने से पहले डाटा पता होना चाहिए, प्लान कि हम डाटा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, कौन कौन सी आइटम्स को कवर करना है, कौन कौन सी आइटम्स को कवर नहीं करना। स्टैटिस्टिक्स मस्ट नॉट बी कलेक्टेड इन हैफ हैजर्ड मैनर। धक्के धुक्के से स्टैटिस्टिक्स नहीं करना, ऑल फॉल में स्टैटिस्टिक्स नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मैंने इकट्ठा करना है डाटा कि मेरी लोकेलिटी में ऐसे कितने लोग हैं जो गरीब हैं, ठीक है, जो गरीब हैं, जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोविड के चक्कर में। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि किसकी माली हालत या फिर घर की हालत ख़राब है। प्लान बनाऊंगा ना मैं। अगर मैंने प्लान ही नहीं बनाया, मैं हर एक के घर में चला गया, किसी के घर में 1 करोड़ की कार खड़ी है, किसी के 50 लाख की, उनको भी मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो उनका मेरी तो स्टडी का फ़ायदा ही नहीं हुआ कोई। तो मैं पहले प्लान बनाऊंगा कि मैंने किन किन आइटम्स को कवर करना है और किन किन को मैंने इग्नोर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, स्कोप होता है दायरा क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि आपको पता है, कोई भी सब्जेक्ट का नेचर पूछे तो साइंस एंड आर्ट कह देते हैं, और दोनों के दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, स्टैटिस्टिक्स इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। As a science, statistics studies numerical data और quantitative data in a systematic manner। ये एक साइंस इसलिए है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डाटा की सिस्टमेटिक स्टडी करता है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करता है, इसीलिए ये साइंस कहलाया जाता है। बट एज एन आर्ट, स्टैटिस्टिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। मतलब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर आपके मदर को या आपके फादर आपको पैसे देते हैं तो पूरा हिसाब लिखते हैं, या आप अपना हिसाब लिखते हो, मैंने इतना खर्चा किया, ऐसे किया वैसे किया, टोटल मेरी आमदनी इतनी थी, मैंने इतने खर्च कर लिए पैसे। तो ये जो हिसाब किताब बनाना है, ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लगातार करते रहते हो, इसलिए ये एक आर्ट भी है। आर्ट होता है हुनर, कला है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर का है, ये डील किस चीज़ से करता है। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव जैसा कि नाम है, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन देना। तो इट रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें वो मेथड आ जाते हैं जो डाटा को कलेक्शन करने के लिए होते हैं, डाटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए होते हैं, एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नंबर 1, कलेक्शन डाटा, डाटा को कलेक्ट कैसे करें, डाटा को प्रेजेंट कैसे करें, और डाटा का एनालिसिस, मीन मीडियन मोड वगैरह कैसे निकालें, ठीक है। अब इससे एक स्टेप ऊपर चलें तो आ जाता है इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल का मतलब है अनुमान लगाना, कंक्लूजन्स देना, एस्टिमेशंस करना। तो इट रेफर्स टू ऑल सच मैथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू यूनिवर्स। यूनिवर्स से रिलेटेड हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उसके बेसिस पे अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर मीन इतना निकला है तो आने वाले टाइम पे कितना होगा, अगर एवरेज इतनी निकल रही है तो पूरे सोसाइटी की या पॉपुलेशन की कितनी होगी। इस टाइप से हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्ट आ जाता था इसके अंदर लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन मतलब खामियां क्या हैं। पहली खामी, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये सिर्फ नंबर की स्टडी करता है, जहां हमें क्वालिटी चाहिए वहाँ की तो स्टडी नहीं करता। तो इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाटा रिलेटिंग टू लव, अफेक्शन, ऑनेस्टी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हमें हर जगह क्वांटिटी तो नहीं ना चाहिए, कई कई जगह क्वालिटी भी चाहिए। जहाँ हमें क्वालिटी चाहिए ये काम ख़राब कर देता है, ये अप्लाई नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वालिटेटिव डाटा को इग्नोर कर देता है। नंबर 2, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। ये सिर्फ एग्रीगेट की स्टडी करता है, मतलब एक से ज़्यादा आइटम की स्टडी करता है। जहाँ हमें एक अकेले यूनिट की स्टडी करनी है वहाँ ये काम नहीं करता, वहाँ ये फेल हो जाता है। सिंपल इंग्लिश में, इट डज नॉट स्टडी स्टेटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट। एक यूनिट का अगर डाटा देखना है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्रिकेट देख रहे हैं तो हम कहते हैं विराट कोहली या फिर कोई प्लेयर है उसने इतने रन बना लिए, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। उनके रन का डाटा क्यों है, क्योंकि उनको दूसरों से कंपेयर करना जो पड़ेगा कभी ना कभी, या करना ज़रूरी है वगैरह वगैरह, तो उसी को स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। एक अकेले इंसान ने जो मर्जी कर लिया उसका डाटा है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो ये एग्रीगेट की स्टडी है, इंडिविजुअल की स्टडी बिल्कुल भी नहीं है। होमोजेनिटी ऑफ डाटा
एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम क्वालिटी, आपको सेम क्वालिटी डाटा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विराट कोहली के रन देख रहे हो और जॉर्ज बुश की कारें देख रहे हो, ठीक है, या फिर विराट कोहली के रन देख रहे हो और शोएब अख्तर की विकेटें देख रहे हो। भाई इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन सिर्फ तभी हो सकेगा जब दोनों का सेम चीज़ देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक इंसान की हाइट इतनी है, दूसरे की हाइट इतनी है, हाइट का डाटा, तो सेम क्वालिटी ऑफ डाटा होना चाहिए। वेट का है तो वेट का होना चाहिए। जैसे फेसबुक का जो टर्नओवर है वो इतना है, अमेज़ॉन वाले का इतना है, दोनों का सेम होना चाहिए ना। बात ये तो नहीं कहेंगे कि इसने फलां कारें रखी हुई हैं और इसका वेट इतना है, तो उसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हमेशा होमोजेनिटी ऑफ डाटा का मतलब है कि सेम क्वालिटी ऑफ डाटा होना चाहिए। अगर क्वालिटी ऑफ डाटा सेम नहीं है तो फिर स्टैटिस्टिक्स ख़त्म समझो। नेक्स्ट आ जाता है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। रिजल्ट्स 100% ट्रू नहीं आते। क्यों नहीं आते? एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स और दूसरी क्लास में 51 स्टूडेंट्स। जब इनकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को डिवाइड प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आ गई 50.5। तो आधा बच्चा थोड़ी ना हुआ, खुद सोचो, आधा बच्चा तो होता ही नहीं है। तो रिजल्ट्स ट्रू आते हैं मगर ऑन एवरेज, हर बार ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट्स ट्रू आएँ। नेक्स्ट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर आप रेफरेंस नहीं दे रहे कि आपने कब कहाँ से किस टाइम डाटा इकट्ठा किया है तो रिजल्ट्स हमेशा ख़राब आएंगे। आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ एक। सबसे पहले पढ़ लेता हूँ। वाइल कलेक्टिंग द डाटा एंड एनालाइजिंग इट द रिसर्चर मस्ट प्रोवाइड रेफरेंसेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एट्सेट्रा। रिसर्चर बताएगा कि भाई टाइम, प्लेस एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करो इंडिया में दिवाली सबसे अच्छा जो है फेस्टिवल माना जाता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा सामान ख़रीदा बेचा जाता है, तो दुकानों पे सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। अगर दिवाली के टाइम पे, दिमाग से सोचो, दिवाली के टाइम पे या ईद के टाइम पे, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें ईद के टाइम पे जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम उस सेल का डाटा ऐसे सीज़न से मतलब नहीं मिला सकते जिसमें सेल ही नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली का डाटा श्राद्ध का एक सीज़न आता है उसके साथ मिला दें। श्राद्ध के सीज़न में सामान ख़रीदा बेचा नहीं जाता तो दुकानों पे बिज़नेस एकदम ठप हो जाता है। सिमिलरली इस्लामिक कंट्रीज़ में कह लो कि रोज़ों के टाइम पे जब रोज़े या रमज़ान चल रहा होता है तो उस टाइम पे दुकानें ज़्यादातर बंद रहती हैं या फिर लोग ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते। तो इस टाइप का एक सीज़न बन जाता है। खाने पीने का तो खैर बिकता है सामान, बाकी तकरीबन रुक जाता है। तो अब दिमाग से सोचो कि एक पर्टिकुलर टाइम का डाटा दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। नंबर 2, एक पर्टिकुलर जो प्लेस का डाटा है वो भी दूसरी प्लेस पे नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लंदन है वो सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, वन ऑफ द पॉपुलेटेड सिटीज़ है, तो उसका डाटा मैं अप्लाई कर दूँ विलेज के साथ, तो जो लंदन में रोज़ के एक्सीडेंट होते हैं उनका डाटा मैं किसी विलेज लेवल पे अप्लाई नहीं ना कर सकता। विलेज लेवल पे तो एक्सीडेंट ही बहुत कम होते हैं, रोड ही नहीं है, एक्सीडेंट कहाँ से होंगे? समझ गए बात? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी हमने डाटा यूज़ करना है तो रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रेफरेंस काम तमाम समझो, ठीक है। उसके बाद कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। डाटा को हमेशा, डाटा जो है हमेशा एक्सपर्ट्स ही यूज़ करें। अगर एक्सपर्ट्स नहीं यूज़ करते तो कोई ना कोई खामी आ जाएंगी। जैसे कई बार क्या होता है, पॉलिटिशियंस हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा सारे अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको समझ नहीं आ रही होती, उनके जब आप स्पीचेस सुनते हो तो वो अजीब गरीब किस्म के डाटे दे देते हैं। कभी कह देते हैं इतना तरक्की होगी, कभी कह देते हैं इतने % खर्च दिया, कभी कह देते हैं इतने लाख करोड़ रुपया, इतने मिलियन ट्रिलियन हमने खर्च दिए, मगर उनको डाटे का अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं और बाद में टीवी चैनल उनकी खिल्लियाँ उड़ा देते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसको एक एक्सपर्ट इंसान यूज़ करे, अदरवाइज़ वो क्या कर सकते हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ लेता हूँ। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज ओनली बाय दोज पर्सन्स हु हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इग्नोरेंट पर्सन्स कैन नॉट ड्रॉ सेंसिबल कंक्लूजन्स। जैसे मैंने हमारे मिनिस्टर्स की बात की या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो सेंसिबल कंक्लूजन्स तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं होता स्टैटिस्टिक्स में चल क्या रहा है। नेक्स्ट है प्रोन टू मिसयूज़। इसका मिसयूज़ हो सकता है। मिसयूज़ कैसे हो सकता है? आपने देखा है कि सॉरी, statistics may be used to support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false। हम statistics को इस्तेमाल करके, अगर हमने पहले से ही मन में सोचा हुआ है कि हमने ये कंक्लूजन निकलवाना है, तो हम statistics को इस्तेमाल करके वो कंक्लूजन निकलवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे आसपास लोकेलिटी में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन की कम्युनिटी है, अगर मैं उस रिलीजन की कम्युनिटी को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं,
तो मैं उनके बंदों के पास, उन्हीं बंदों के पास जाऊंगा, उस रिलीजन के उन्हीं बंदों के पास जाऊंगा जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हीं से डाटा इकट्ठा कर लूँगा। और अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर रिलीजन की कम्युनिटी में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं उसी रिलीजन के ऐसे बंदों के पास जाऊँगा जो बिल्कुल अनपढ़ हैं। तो कहने की बात यह है कि मैं डाटा ही ऐसा इकट्ठा करूँगा जिससे मैं अपनी मन मर्जी का मतलब रिजल्ट निकाल सकूँ। तो इसका मिसयूज़ टाइम टू टाइम होता रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, 3 मार्क्स 6 मार्क्स या शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी इंपॉर्टेंस आए मीनिंग डेफिनेशन लिखना भूलना मत, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। बोल बोल के बहुत गला बैठ जाता है। तो सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन लिखने हैं, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो थोड़े से पॉइंट्स है, फटाफट से ख़त्म करता हूँ। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारे मुल्क में जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बेरोज़गारी, इस टाइप की बेकारी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, स्टैटिस्टिक्स उनको बताता है कि कितने % है। डाटा बताता है ना कि इतनी है। अगर मैं कह दूँ किसी भी मुल्क में गरीबी है, अमीरी है, तो भाई कितनी है, अगर पता ही ना हो तो बाद में वज़न नहीं होगा। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करता है कि बताने में कि गरीबी है तो कितनी है। तो इसको मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एट्सेट्रा कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड थ्रू क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। इसके मैग्नीट्यूड को देख के, भाई कितनी है, क्वांटिटी की टर्म्स में देख के हम इसका इलाज जल्दी निकाल सकते हैं और इसके कॉजेज़ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टोरल का मतलब होता है कि इंटर सेक्टोरल, 2 सेक्टर्स में कंपेयर करना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी पैदावार है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी पैदावार है, सर्विस सेक्टर में इतनी पैदावार है। कैसे पता लगेगा? डाटा होएगा तभी पता लगेगा ना। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा सेक्टर में आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमें डाटा चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम इंटरसेक्टोरल कंपैरिजंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरटेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स टाइम। तो 2 या 2 से ज़्यादा टाइम के बीच में कंपेयर करना है तो भी डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री की नेशनल इनकम 2 साल पहले इतनी थी, पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी है, आने वाले टाइम पे कितनी होगी। तो ये पिछले 2-3 साल का जो डाटा लगातार रखा जा रहा है, इसको भी तो कंपेयर किया जा रहा है। तो जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ टाइम पीरियड के डाटे को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे आपके पिछले साल इतने मार्क्स थे, इस साल इतने मार्क्स हैं, घर वाले तो कंपेयर करेंगे ना। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही हम 2 अलग अलग टाइम का डाटा कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम अच्छे तरीके से स्टैटिस्टिक्स और डाटा इकट्ठा करें तो हम वो जो भी हमने जिस मुद्दे पे डाटा इकट्ठा किया है उसके कॉज, कारण का पता लगा सकते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स के आने वाले टाइम पे क्या होगा उसका भी पता लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है रिसर्चर्स try to find out cause and effect relationship between different sets of data. It enables them to attempt an effective diagnose. उससे वो एक diagnose कर सकते हैं of the problem and accordingly suggest some effective remedies. तो जब भी रिसर्चर्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो पूरे डिटेल में जाते हैं कि इस चीज़ के कारण क्या क्या थे, वजह क्या क्या थी, और अगर इसको सॉल्व करना हो तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है स्टैटिस्टिक्स। 4th पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। जब भी आपने कोई थ्योरी बनानी है, किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी बनानी है, तो वो विदाउट डाटा इकट्ठे करे नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को सोया और सुबह उठ के मैंने अचानक से कोई थ्योरी दे दी, मेरी थ्योरी पे कोई यकीन नहीं करेगा, चाहे वो जितनी मर्जी सही है, जब तक मैं उसको स्टैटिस्टिकली प्रूव नहीं करता। तो जितने भी पीएचडी करने वाले हैं, जब मैंने पीएचडी की थी बैंकिंग वगैरह पे, तो मैंने पूरा डाटा इकट्ठा किया था और अपनी बात को प्रूव किया था। तो जब भी कोई पीएचडी कर रहा होता है या कोई रिसर्च कर रहा होता है, उसका जो थिंकिंग होती है वो प्रूव करने के लिए उसे डाटा चाहिए ही होता है। तो जितने भी थ्योरीज हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना है तो विदाउट डाटा नहीं होंगी। तो लिखा हुआ है थ्योरीज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे लॉ ऑफ डिमांड एक थ्योरी है, वो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप शो करती है, ठीक है। दैट कैन ओनली बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे रिलेशन को प्रूव करने के लिए डाटा तो चाहिए, स्टैटिस्टिक्स तो चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होता है एस्टिमेशन करना कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। तो अगर आपको पिछले 4-5 टाइम पीरियड्स का डाटा है तो आप आने वाले टाइम को अनुमान लगा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ पिछले 20 साल में पॉपुलेशन इतने % से बढ़ी है, अगर इसी % से बढ़ती रही तो आने वाले अगले 20 साल में इतनी हो जाएगी,
ऐसे कहते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपके पिछले साल क्लास में 70% थे, इस साल 10% 80% हो गए, तो अगले साल कितने परसेंट होंगे? 90%, क्योंकि 10% का आप इजाफा करते जा रहे हो। तो एस्टिमेशंस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं थ्रू स्टैटिस्टिक्स। तो वो फोरकास्टिंग ही होगी सिर्फ, एक्चुअल में क्या होता है वो तो बाद में पता लगेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, जब भी पॉलिटिशियंस पॉलिसीज़ बनाते हैं कि आने वाले टाइम पे जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, तो वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो विदाउट डाटा नहीं बनाते। अगर डाटा होगा तभी पॉलिसीज़ बनेंगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बनानी है कि फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन करनी है, या फॉर एग्जांपल गरीबों के लिए कोई प्लान लेके आना है, या फिर मान लो कोविड के चक्कर में कोई नए हॉस्पिटल खोलने हैं या नया कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो सरकार के पास डाटा होगा कि भाई अगर मैं ये वाली पॉलिसी लाऊंगा तो कितने % लोगों को बेनिफिट होगा। तो विदाउट डाटा तो सरकार भी अपनी पॉलिसी, गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी नहीं बना सकती। तो इसको मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा है, लॉट्स ऑफ डाटा इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक एंड इम्प्लीमेंट द सूटेबल पॉलिसीज़। सही पॉलिसीज़ को बनाने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है और उसे इम्प्लीमेंट बाद में किया जाता है, यानी कि पहले इम्प्लीमेंट कर लिया और बाद में डाटा इकट्ठा किया। लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, वो मैक्सिमम तसल्ली पे रहता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ प्रोड्यूसर अपना माल बनाता है, कॉस्टिंग के ऊपर माल बनाता है और मार्केट में बेचता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। तो चाहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर को देखें कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, चाहे प्रोड्यूसर को देखें, चाहे दोनों को देखें, मगर हमें डाटा तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है MC इज इक्वल टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, अगर दोनों हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएंगे? तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है तो भी हमें डिटेल में ये सारा का सारा स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर आपका मन करे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। और मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा और आप लोगों का प्यार चाहिए ताकि मेरे अंदर ये जोश बना रहे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।